बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे हो। नाज़रीन, सबसे पहले मौसम की सूरत हाल पर नज़र डाल देंगे। आज सुबह के औकात में हल्की सी जो हवा में ठंडक है वो महसूस की जा रही थी, लेकिन दिन में बहुत धूप निकल आती है। आज मौसम कैसा रहेगा आपको बताएंगे टुडेज वेदर में। अफीफा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफा, बताइएगा आज सारा दिन मौसम कैसा रहेगा? ने बताया सुबह को तो हल्की फुल्की ठंडक महसूस होती है, लेकिन जो दिन जैसे ही चढ़ता है तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। मौजूदा दर्जा हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है लाहौर का, और आज के दिन कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और यही नहीं, सिर्फ आज के दिन, आइंदा कुछ रोज़ तक भी 36-37 तक ही दर्जा हरारत रहेगा और गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि मौजूदा बारिश के कोई इम्कानात नहीं और आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई बारिश के आसार नज़र नहीं आते और गर्मी की शिद्दत इसी तरह से ही नज़र आती है। और आज भी जो हवाएं हैं वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 56% है। बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस भी होती है। ठीक है अफीफा नसरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, डिप्टी मेयर को इख्तियारात देने के लिए एक्ट में तरमीम होगी। लॉर्ड मेयर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। शहरियों ने सूबे भर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करना छोड़ दी। मेगा इवेंट्स की सिक्योरिटी के लिए स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी फोर्स तैयार, पहले मरहले में 700 एहलकार शामिल। और ओवर बिलिंग पर एक्सचेंज से लेकर मीटर रीडर तक सारा अमला मअतल। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर रजा खलल और उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे हम। और आज की हमारी लीड स्टोरी, डिप्टी मेयर्स को इख्तियारात देने के लिए एक्ट में तरमीम की जाएगी और लॉर्ड मेयर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। जी रजा खलल साहब, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये काफ़ी पुराना मसला है और ये मसला है आम लोगों का भी और आम शहरियों का, क्योंकि सबसे करीब अगर शहरियों के कोई करीब इलेक्टेड बॉडी है तो वो यही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनती है, जिसका एक एक काउंसलर, एक एक जो मकामी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो एक गली या उससे अगली गली या उससे अगली गली, ज़्यादा से ज़्यादा इतना दूर होते हैं और कई मसलों को बिल्कुल उसी तरह जानते हैं जिस तरह उनके ये हाथ की ये वाला हिस्सा है, यानी बायां, क्योंकि वो उसी इलाके के होते हैं। जी बिल्कुल, उस तमाम एरिया को जानते हैं। जी बिल्कुल, वो जानते हैं। अब मसला ये है कि ये लोकल बॉडीज हमेशा से ही उलझन रही हैं, मसला रही हैं प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी और कौमी असेंबली के लिए भी। वो अख्तियारात के ऐसे आदी हो चुके हैं कि वो निचली हालांकि अगर हम इर्तिकाज नहीं करना बेसिकली देखें तो वो इख्तियारात उनके नहीं हैं, उनके हैं ही नहीं, वो इर्तिकाज करना ही नहीं चाहते। ये तो मोहम्मद खान जुनेजो साहब के जब वो वजीर आजम थे तो उस वक्त ये ग्रांट्स का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि ये आदत बन गई ग्रांट्स देने की, ग्रांट्स एलोकेट करने की, MNAs को, MPs को, और उसके बाद इन लोगों की जो लोकल बॉडीज के मेंबरान हैं, जो काउंसलर हैं, हमारे चचे का बेटा है, कोई भतीजी है, कोई करीब की रिश्तेदार है, कोई बरादरी का है, वो बिल्कुल बेदस्तोपा होकर रह गए। नाजिम बने और नाजमों को काफी अख्तियारात मिले भी थे उस सिस्टम के अंदर, लेकिन वो हर डिक्टेटर का एक अपना असूल होता है कि वो सूबाई और कौमी असम्बली को स्किप करके डायरेक्ट मकामी सतह पे जाता है और वहां से अपना वोट बैंक जनरेट करता है, सपोर्ट बनाता है। अब मसला ये होगा, ये हम सबको कर रहे थे कि 2008 में मार्शल लॉ तो ख़त्म हो गए, मुशर्रफ साहब भी चले गए और अब जमहूरियत आएगी। वो जमहूरियत का ख्वाब देखते देखते हमें 7-8 साल गुजर गए और जब वो ख्वाब पूरा हुआ तो बेचारे काउंसलर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन यूनियन काउंसिल ऐसे ही बेदस्तोपा, बे इख्तियार थे जिस तरह आम लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, यानी जमहूरियत के सम्राट उन तक भी नहीं पहुंचे। ये
عمر اسلم اس شہر کے ہیں, یہ بتائیں گے کہ کیا ہوتا کیا ہے. بالکل صحیح. اب اس خبر کے مطابق بھی اگر عمر دیکھیں تو ڈپٹی میئرز کو زونز تفویض کرنے کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. کتنے نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے, کتنی کمیٹیاں بنائی جائیں گی, کیا یہ تمام کام کرنے سے ان کو اختیارات مل جائیں گے جو ان کا حق ہے, جو فنڈز ان کو ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنے علاقے میں کام کرا سکے, کیا ان کو وہ مل ایک چیز سکے میں گا؟ ایڈ کروں گا دونوں میں کہ وہ حق ہمارا عام لوگوں کا حق ہے. ایگزیکٹلی, اور وہ بسم نہیں اللہ مل الرحمن پاتا. الرحیم. اس خبر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ نوٹیفیکیشن بھی ہوا, لارڈ میئر کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی, لیکن دیکھیں جو خبر ہوتی ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ڈپٹی میئر وسیم قادر کچھ روز قبل اجلاس میں پھٹ پڑے, باقاعدہ بولے کہ ہمیں اختیارات کیوں نہیں دیے جا رہے. میں اب آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری بتاؤں کہ ایک صوبائی وزیر جو پنجاب کے سب سے سٹرونگ نمبر 1 وزیر اعلیٰ پنجاب کے قریبی ساتھی ہیں, وہ نہیں چاہتے, ان کا تعلق لاہور سے نہیں ہے, فیصل آباد کے وہ صوبائی وزیر ہیں, اور وہ نہیں چاہتے, جو ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ, وہ نہیں چاہتے کہ ان کو اختیارات ملے. اب ہم اس خبر کے مطابق اگر بات کریں کہ لارڈ میئر لاہور بھی اپنی تجاویز دے دیں گے, آبویسلی آرمی کے بندے, وہ تھوڑا سا میں انہیں جانتا بھی ہوں تو ڈسپلن وغیرہ وہ بڑی اچھی تجاویز دے دیں گے. وسیم قادر انتہائی انٹیلیجنٹ کمپیٹنٹ وہ شخص ہے, میں جانتا ہوں ڈپٹی میئر, کیونکہ وہ انہوں نے MP بھی رہے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تجاویز سے کیا ہوگا. فیصلہ جو اصل ہے, جو راہ میں رکاوٹ ہے, وہ خود حکومت ہے. اور اسی حوالے سے ابھی آپ نے لارڈ میئر کی بات کی ہے, 2 دن پہلے ہی جو وہ تو بڑے بے تقریب اختیار کا سے لارڈ میئر ہیں. انعقاد کیا گیا تھا لاہور شہر کے سب سے میگا پروجیکٹ کی تقریب, اور آپ کے لارڈ میئر کو خطاب کے لیے نہیں بلایا گیا. تو پاورز تو بہت دور کی بات, آپ کو جو ایک متعلقہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو ریکوائرڈ امپورٹنس ہوتی ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی ہے. رضا بھائی نے ایک بڑی اہم بات کی تھی لوکل باڈی ریپریزنٹیٹیوز کے حوالے سے کہ کیا ہر حلقے میں MPA MNA ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا اہم کویسچن ہے, کیونکہ ہم جب لوکل باڈی ریپریزنٹیٹیوز کی بات کرتے ہیں تو یہ عوامی بلدیاتی نمائندے ہیں. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ NA 118 ہو, NA 119 ہو, 20 ہو, 21 ہو, چلے میں حلقوں کے MNA MPs کے نام نہیں لے رہا, لاہور کے ہر MNA اور MPA کے دفتر یا ڈیرا جسے کہتے ہیں, اس دفتر کا PA جو MP MNA کا ہوتا ہے, اس سے انہیں سٹریٹ لائٹس ملتی ہیں. اتنے تو بیچارے بے اختیار لوگ ہیں. یعنی یہ مسئلے ان کے حل کرنے والے ہیں. ہوا یہ کہ ڈیولوشن پلان جب زرداری صاحب کے دور میں آیا تھا, اس ڈیولوشن پلان کے تحت صوبائی حکومتیں طاقتور ہو گئیں, لیکن صوبائی حکومتوں کو کا آئین کی نظر میں پابند نہیں کیا گیا کہ وہ فلاں اختیار ضلعی حکومت کو دیں یا لوکل باڈیز کو دیں. اب جب ان کو پابندی نہیں کیا گیا, پابند بنایا نہیں گیا, بیسیکلی تو وہ اپنے اختیارات سنبھال کر بیٹھ گئی. نہ ان کا یہ رائٹ ہے, نہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے. ان کا کام تو لیجسلیشن کرنا ہے عوام کے اندر, لیکن وہ سمجھتے ہیں فنڈز لے کر گلیاں بنانا, گٹر بنا دینا, لوگوں کی مدد کر دینا شاید ان کے کام ہے. یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے, یہ تو بالکل ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہے, اس کا کام ہے. اسٹریٹ لائٹ سب سے اہم مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب اسٹریٹ لائٹ سیوریج کا مسئلہ MNA جو اور بہت سے MPs کے لوگوں ڈیرے سے کو کیا وہ MNA MPs کے ڈیرے سے نہیں ملتی؟ منع کوئی کہہ کے دکھا دے کہ اس طرح حقیقت ہے. ہاں کچھ ڈپٹی میئرز نے اب دینا شروع ضرور کی ہیں, لیکن وہ بیچارے بھی, لاہور کے ڈپٹی میئرز کتنے بے اختیار ہیں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ان کے پاس سوائے وہاں پہ دفتر میں جا کے چائے بسکٹ کھا پی کے آ جانے کے علاوہ کوئی خاص اختیار نہیں ہے. جہاں پر لارڈ میئر کے ساتھ یہ سلوک ہوگا, پھر ڈپٹی میئرز کو کہاں اختیارات ملیں گے, اور ڈپٹی میئرز کو اختیارات نہیں ملیں گے تو پھر وہ جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں, جو کاؤنسلر ہیں, وہ واقعی میں بہت دور کی بات ہے. اب اب یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں طریقہ کار ہے لوکل باڈیز میں, کہ جیسے لنڈن کا صادق خان ہے نا, صادق خان پرائم منسٹر کے بعد, پرائم منسٹر تھریسا مے کے بعد سب سے طاقتور شخص ہے پورے انگلینڈ میں, ٹھیک ہے. لارڈ میئر اتنا طاقتور, ہمارے تو لاہور میں ان کو ریکوائرڈ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ کیا ہم وہ جو جمہوریت جس کو کہتے ہیں اصلی جمہوریت, تو پھر یہ اصل جمہوریت کیسے آئے گی؟ کی پالیٹکس آپ کھیل رہے ہیں, آپ کے فیوریٹ پرسن جو ہے وہ نہیں آ سکے تو آپ جو ہے وہ سائلنٹ. میں آپ کو سیمن ایک بات بتاؤں, جب لوکل باڈی ریپریزنٹیٹیوز کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو عوامی مسائل کو سب سے بہتر, آپ اسی لاہور میں رہتی ہیں نا, یہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں, اگر آپ کی گلی میں مثال کے طور پہ اسٹریٹ لائٹ خراب ہو گئی یا گلی خراب ٹوٹ گئی ہے, سب سے پہلے اپروچیبل بندہ کون ہوگا آپ خود بتا دیں, جو جس سے آپ رابطہ کر سکیں گے؟ کونسلر ہوگا, چیئرمین ہوگا. لیکن وہ بیچارے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ بیچارے وہ آگے سے خود ہاتھ کھڑے کر دیں گے, اور وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کے پاس واقعی انہیں کچھ نہیں ملتا.
ایم این اے ایم پی ایس جناب یہاں پہ بالکل وہ جس طرح کہتے ہیں یہ اصل میں کہ بہرحال ابھی فی الحال کمنگ بیک آن دا نیوز باقاعدہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگا. ترمیم پر کام شروع کر دیا گیا ہے. ایکٹ میں ترمیم ہوگی. صوبائی وزیر قانون جب تک نہیں چاہیں گے وہ صرف فیصلہ باد کی وجہ سے, حالانکہ وہ لاہور سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسائٹ سٹوری لیکن وہ اکراس دا بورڈ ہوگا نا, پورے پنجاب میں ہوگا. جب اختیارات نہیں مل رہے لیکن کسی ایک شخص کی وجہ سے تو نہیں ہوتا. بہت سی جگہوں پر عمر اسلم بات پتہ ہے کیا ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, مائنڈ سیٹ اس کو آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. کہ مائنڈ سیٹ ہے ایم پی اے کا اور ایم این اے کا, جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ وہ مائنڈ سیٹ اجازت نہیں دے رہا اپنے آپ کو بھی کہ میں اختیارات جو ہے وہ تقسیم کر دوں کسی میں. ایک رکن اسمبلی کی وجہ سے یہ نہیں ہے, پورا مائنڈ سیٹ ہے. اوورآل نولی کے بارے میں تو ہمیشہ یہ کہا بھی جاتا تھا کہ انہوں نے لاہور کے لوکل باڈی الیکشن لیٹ اس وجہ سے کرائی کہ وہ اپنے اختیارات بات کریں تو شہر کے تمام ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کے دفاتر میں جب بیٹھ کر اسٹریٹ لائٹیں ملیں گی, پیچ ورک ہوگا, دیگر کام ہوں گے, ترقیاتی کام ہوگا, ٹرانسفارمر لگیں گے. آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں عمر, معذرت کے ساتھ یہاں پر سیوریج کا مسئلہ ہو جائے نا, واسا والوں کو بلوانا ہو تو چیئرمین, وائس چیئرمین یا کونسلر کی کوئی سنتا نہیں ہے. یہاں پر یہ حالات بھی ہیں کہ نہ اختیارات ہیں, نہ ان کے پاس وہ پاورز ہیں اور نہ ہی فنڈز ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا, قانون میں جو ترمیم کی جائے گی, کیا اس سے فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. آگے بڑھیں گے, اگلی خبر بھی ہم ڈسکس کریں گے. شہریوں نے صوبے میں گاڑیوں کی رجسٹریشن کرانا چھوڑ دی ہے. پنجاب کی بجائے دیگر صوبوں میں جا کر اپنی گاڑیوں کو رجسٹرڈ کرا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ. سو موٹو بڑی آج کل پاور اسپیئرنگ ایکسرسائز کی جاتی ہے. سو موٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا انرولی ہارس نہیں اس کو بنا دینا چاہیے. نظام کیسے بدلے گا جب تک اس کے اندر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ نہیں, یہ ڈیموکریسی ہے نہیں, تماشا بنایا ہوا ہے. اسٹوڈنٹ باڈیز کیا اتنی پاورفل ہو گئی ہیں. یہ یونیورسٹی اس طالب علم تنظیم اور اس کے سابقون کی آماج گاہ ہے. مال اور جان کی حفاظت شہریوں کی ریاست کی ذمہ داری ہے. ہر چیز کی جو ہے وہ پرائورٹی ہوتی ہے. جیسے وہ آپ نے ریمنڈ ڈیوس کی ڈیل کرائی تھی. ریمنڈ ڈیوس کی ڈیل جو ہے وہ دیکھیں ہم نے تو نہیں کروائی تھی, جنہوں نے کروائی تھی یہ ان کو پتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ان 63 ایئرز ہمیں کس شہر کو ایک کوئی افیکٹو ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکے. جس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل ایڈونچرزم کے بیچ میں ایک بڑی باریک سی لکیر ہے. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ شہر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ شہر تو نہیں. ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اسپیکر صاحب کا جب ہاؤس چل رہا ہوتا ہے تو وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتا ہاؤس. اسپیکر جو ہے نا وہ ڈنڈے لے کے تو نہیں بھاگتا پیچھے. دیکھیے پروگرام 180 ڈگری اتوار کی رات 8:05 پر صرف سٹی 42 پر. بولو تاکہ انہیں تعلیم مل سکے, بولو تاکہ سڑکوں کی تعمیر ہو سکے, بولو تاکہ تمہیں بجلی مل سکے, بولو تاکہ شہر میں امن ہو, بولو تاکہ تجاوزات سے چھٹکارا ملے, بولو تاکہ ملاوٹ مافیا ہو بے نقاب, بولو تاکہ انصاف مل سکے, بولو تاکہ صحت کی سہولیات میسر آ سکیں. آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا, دستک نہیں دیں گے تو دروازہ کون کھولے گا. بولو کیونکہ سٹی 42 تمہیں دے رہا ہے موقع بولنے کا. آپ کی آواز پہنچائیں گے طاقت کے ایوانوں تک اور شہر کے حکمرانوں تک. تو بولو لاہور. دیکھیے پروگرام بولو لاہور پیر اور منگل کی شام 6:05. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دیں گے. لاہور ہائی کورٹ سے بتائیں گے میانی صاحب قبرستان میں قبضہ کیس کی سماعت ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر سمیر احمد سید عدالت میں پیش ہوئے ہیں. کیا کارروائی ہوئی عدالتی, یہ جانیں گے ملک اشرف سے. جی ملک اشرف بتائیے گا. سیمل, بالکل اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں میانی قبرستان قبضہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے. ڈپٹی کمشنر سمیر احمد سید جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں. جسٹس علی اکبر قریشی میانی قبرستان قبضہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں. میانی قبرستان کے وکلا کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ اس کی 5 کنال سے زیادہ اراضی پر ایل ڈی اے نے وہاں پہ اس کی زمین ایکوائر کر کے اس کو پلاٹ بنا کر فروخت کر دیا, لیکن ابھی تک نہ تو اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی اس حوالے سے انہیں کوئی میانی قبرستان کمیٹی کو کوئی معاوضہ ادا کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر عدالت میں پیش ہوئے ہیں. عدالتوں سے استفسار کیا ہے کہ میانی قبرستان کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں.
वहाँ पे तदफीन के लिए आने वाले वालों के लिए उन्होंने क्या क्या इकदामात किए और मजीद इस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जो है वो अदालत को आगाह कर रहे हैं कि उन्होंने मैनी कब्रिस्तान के अपग्रेडेशन के लिए क्या क्या इकदामात किए हैं। जी मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और खबर के हवाले से भी आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। नए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तैनाती हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। दरख्वास्त बैरिस्टर सैयद मोहम्मद जावेद इकबाल जाफरी की जानिब से दायर की गई है। जी मलिक अशरफ, इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तैनाती को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और ये दरखास्त बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी की जानिब से दायर की गई है। उनका ये कहना है कि मौजूदा जो चेयरमैन है उनका मेरिट पे तकर्रर नहीं किया गया। मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि ये इससे पहले भी एक कमीशन के सरबराह रहे हैं लेकिन उन्होंने बर वक्त रिपोर्ट मुरतब नहीं की थी। और मजीद इस हवाले से मजीद उनका ये भी कहना है कि रिटायर्ड जज जो जिनका 62 साल पूरे होते हैं उनको बाद रिटायरमेंट चेयरमैन नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने अदालत से इल्ज़ाम की है कि नए चेयरमैन की तैनाती को कलअदम करार दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और खबर है शहरियों ने सूबे में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराना छोड़ दी है और गाड़ी मालिकान का ये कहना है कि दूसरे सूबों में तरीकेकार आसान है और कम फीस है जिसकी वजह से वहां पर आसानी रहती है। रजा खलील साहब क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल सीमल, ये तो अली अकबर की खबर है, काफ़ी दिलचस्प भी है इस हवाले से और आई ओपनर भी है मुतालिका महकमा और हुकूमत पंजाब के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा जो खबर है वो ये है कि ये रजिस्ट्रेशन जो आज कल पकड़ धकड़ होती है, गाड़ियाँ रोक ली जाती हैं, ये कब तक है? क्योंकि इसके बाद एक और नंबर प्लेट जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत आनी है, क्या उसके लिए भी फिर दोबारा से पेमेंट्स हुआ करेंगी? मेरा आम शहरी होने की वजह से ये सवाल बनता है। और आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोगों को हर रोज ये सामना करना पड़ता है। मुझे बड़ी दफा एक्साइज वाले चेक कर रहे होते हैं। करीब आप चले जाएं कुछ मुख्तलिफ जगह पे, जिस तरह पुलिस एक नाका लगाती थी, अब एक नाका इनका भी ऐड हो गया, तो उससे एक तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी, लेकिन ठीक है, ज़रूरी भी है। देखिए जब हम माशरे में इस्लाहात की बात करते हैं, बेहतरी की बात करते हैं तो बेहतर है। लेकिन इस खबर के मुताबिक अगर देखें तो लोगों ने, क्योंकि ज़्यादा टैक्स लिए जाते हैं पंजाब में और इस्लामाबाद की बजाय दीगर सूबों से जो है वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दी है। तो महकमा एक्साइज को अपनी पॉलिसीज़ पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। आवाम को रिलीफ देना बेसिकली फर्स्ट पर्पज़ होना चाहिए। और दूसरी बात रजा भाई की बड़ी अहम है कि अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत अगर दोबारा नई नंबर प्लेट बनानी पड़ेगी जो कि आ भी रही है, जिसके बारे में बात भी की गई थी, बिल्कुल, तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कराएंगे? अच्छा, वो इम्प्लीमेंट यानी एक और बोझ कंज्यूमर पे या गाड़ी खरीदने वाले देने पड़ेंगे और फिर वो एक और चक्कर में पड़ जाएगा। अभी तो पुरानी गाड़ियां जो है पता नहीं कितनी ज्यादा एक्साइज के दफ्तर में पड़ी हैं जो इनका डिलीवर करने का इशू हो गया था, अब नहीं आ जाएंगी तो वो किस तरह से मैनेज? जी बिल्कुल, ये एक मसला है, ये इसको देखना होगा। चलिए, आज मेरे प्रोग्राम में गेस्ट जो है वो सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ही है, तो मैं चाह रही हूँ कि इस खबर को हम उस पार्ट में भी हाईलाइट करें और उनसे भी जवाब लेने की कोशिश करें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अगली खबर की तरफ चलेंगे। साहब, मेगा इवेंट्स की सिक्योरिटी के लिए स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी फोर्स तैयार करने का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का हेडक्वार्टर जो है वो भी रायगढ़ में बनेगा, जिसमें गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कितनी फोर्सेस की हम बात करें, डॉल्फिन, पीरू, मुजाहिद, एलीट बनाई गई थी, कितनी फोर्सेस थी, क्या वो पर्पस हासिल हो सके हैं जिसके लिए बनाई जाती हैं? अब एक और नई फोर्स बन रही है। जी बिल्कुल, ये द मोर यू स्प्रेड आउट सिक्योरिटी द मोर यू आर इन प्रॉब्लम टू टैकल विद द मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी। फिर वो उसकी मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम बन जाता है। अब ये अफसर शाही को, पुलिस के अंदर अफसर शाही को अकोमोडेट करने का भी एक बेहतरीन तरीका है कि एक नया यूनिट बनाया जाए और उस पर एक नया एसपी लगाया जाए, एक एएसपी लगाया जाए और यूं वो हायर जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज़्यादा अपॉइंट हो जाए और उसको अकोमोडेट लाहौर में ही किया जा सके। ये गुज़श्ता कई अरसे से हम देखते चले आ रहे हैं, मुताल्लिक़ कई महकमे वो उनको डिवाइड और उनको तकसीम इसलिए करते हैं कि हायर लेवल पे ज़्यादा अफसरों को एडजस्ट किया जा सके और एक नया यूनिट तख्लीक हो जाता है, एक नई कंपनी, एक नई चीज़ बन जाती है और उसमें से वही अफसर शाही, वही अखराजात, जबकि सर्विस डिलीवरी इज समथिंग डिफरेंट। उसके लिए हर रोज नए इस तरह नित नए डिज़ाइन बनाना ज़रूरी भी नहीं है। ये एक इलाके का एसएचओ भी कर सकता है अगर
اگر آپ اس کو امپاور کریں اور وہاں پہ لیکن پھر باتیں تو وہی ہوتی ہے نا کہ جب بھی نئی فورس بنائی جاتی ہے جیسے ایلیٹ بنی تھی یا مجاہد اسکواڈ بنا تھا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو آپ نے وی وی آئی کلچر کے لیے بالکل ایسا ہی ہے. اب انہوں نے وہ باتیں اتنی سننی ہے کہ نئی فورس ہی بنا دی ہے وی وی آئی کے پروگرام. دیکھیں سیمل اسپیشلائز فورس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں 700 افراد کی جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں جا بھی رہے ہیں اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ جی ہم جو اسپیشل میگا ایونٹس ہوتے ہیں تو پولیس تھانوں کی جو نفری بلا لی جاتی ہے تو پھر وہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر تھانوں میں نفری کم ہے تو اس کو پورا کریں. جی بالکل. پہلے یہاں پہ بے روزگاری بہت ہے, ہم سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے. جو ابھی تھانوں میں موجود ہیں وہ بیچارے 16-18 گھنٹے اور جو ہمارا تھانہ کلچر ہے وہ کتنا اس کا کیا حال ہے, اس کا کتنی. عمر اسلم, جو تھانہ کلچر ہے اس کے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اوور ورکڈ اور اوور اسٹریچڈ ہوتے ہیں امپلائی. اگر ایک امپلائی کو فار ایگزامپل اگر ایک امپلائی کو آپ 16-17 گھنٹے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈیوٹی کروائیں گے تو وہ جتنا بھی با اخلاق ہوگا جاتے جاتے وہ اخلاق بھی غائب ہو جائے گا. آپ بھی اور میں بھی, ہم بھی جاب کرتے ہیں. مثال اگر 18-20 گھنٹے جاب کریں گے, مجھے یاد ہے عاشورہ پہ ایک مجھے پولیس کا ASI ملا, نواب ٹاؤن کا تھا, اس نے مجھے کہا کہ رات 11 بج رہے تھے, کہتا ہے آپ سوچیں ہم کتنے بجے آئے ہوں گے. میں نے کہا میرا اندازہ ہے 9-10. کہتا ہم صبح 6 بجے ڈیوٹی پہ تھے, 4 بجے نکلے تھے, یہاں سے کوئی 1 بجے فارغ ہو کے گھر جائیں گے 2:30 بجے اور پھر صبح 6 بجے آ جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا جب ریسٹ لیس انسان ہو جائے گا یہ تھانوں کے اندر ہی نہیں, اور پھر یعنی اگر یہ تھانہ کلچر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹاف پورا کریں اور مناسب سکیور. اب یہ تھانہ شادمان ہے مثال کے طور پر, یہاں شاید 70-80 میکسیمم. اچھا کئیوں کی چھٹیاں ہیں, کئیوں کی رات کی شفٹیں آ جاتی ہیں, اچھا وہ رہ جاتا ہے ورکنگ سٹاف. اس دن وارڈن سے بھی بات ہو رہی تھی, جب ایونٹس آتے ہیں ان کی چھٹیاں بند کر دی جاتی ہیں, یہ کتنا بڑا ان کو مل رہی ہے. پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ فورسز بنا رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب پولیس کو ایک اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ پولیس کی حفاظت کے لیے ایک علیحدہ فورس بنائی جا رہی ہے. وہی تو ہو رہا ہے. بیک ٹو دا نیوز. دیکھیں ہم اس معاشرے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, نیوز کے حوالے سے خصوصاً بات کرتے ہیں, یہاں پہ بے روزگار بہت ہیں, اسٹوڈنٹس ہاتھوں میں ڈگری لیے پھر رہے. ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں رضا بھائی, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو وارڈن سسٹم آیا, وارڈنز آئے روڈ پہ کتنی بہتر ٹریفک کو نظام کو کر دیا. لیکن اب لگتا ہے وہ بھی گزرے زمانوں کی باتیں ہو گئی ہیں. ابھی بھی وارڈنز نظر آتے ہیں, جیسے آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ چھپ کے کہیں کھڑے ہوتے ہیں اور صرف چالان کرنے کی. لیکن اب ان کے کورسز کی ضرورت ہے نا. آپ ہی یہیں پر ایک بات آ رہی تھی کہ 18 گھنٹے چلے, ان کی ڈیوٹی کم ہوتی ہے, لیکن ان کو آپ مختلف کورسز کروائیں, ان کو جدید اسکل سے ہم آہنگ کریں. بالکل صحیح. لیکن ابھی یہ جو اسپیشلائزڈ سیکیورٹی فورس ہے یہ صرف 700 اہلکار نہیں ہے. ایک اور چیز پر میری نظر پڑی, 47 گاڑیاں بھی ان کو فراہم کی جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ فورس آ جائے تو جو تھانوں کی, جیسے آپ ذکر کر رہے تھے, تھانوں کی پولیس پر بوجھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے. دوسری جانب ایک اور خبر بھی ہے, عثمان علیم کی. غیر ملکیوں کی سیکیورٹی اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اب کہا جا رہا ہے رائے ونڈ میں بنے گا. جی رضا خلیل صاحب, اس پر آپ کیا کہیں؟ جی بالکل. اب یہ کہ شہر پہلے ہی اسٹریچ کر چکا ہے اور رائے ونڈ سے آگے تک شہر ہے اور بیچ میں جاتی عمرہ بھی ہے, اور آسان ہے یہ سسٹم وہاں پہ لاگو کرنا. سیکیورٹی بیسٹ آف دی بیسٹ پولیس تو ہمیشہ جاتی عمرہ کے قریب ہی رہی ہے, اور یہ بھی یہی ہوگا کہ آپ چن کے وہاں پہ لگا لیں گے. اور ساری جو میرا تو یہ ہے کہ میرے شاہدرے کی کیا حالت ہوگی, اس طرف کبھی کوئی یونٹ نہیں بنا, اس طرف بادامی باغ کی طرف کوئی چیز نہیں بنی. شاہدرے میں وہ 63 کروڑ روپیہ کیوں خرچ کریں گے, وہ تو اس فورس کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے نا. تو وہ اپنی مرضی سے یہ جو علاقے ہیں جو شمالی لاہور کے ہیں, یہ ایسے ہی جیسے لاہور کے یتیم بچے ہیں کہیں, جن کو مضافاتی علاقوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. خیر اگلی خبر کی طرف میں جاؤں گی. اچھی خبر ہے, اچھی خبر اس طرح سے ہے کہ ایسے ایکشنز ہونے چاہیے. جیا موسیٰ کا علاقہ جہاں پر صنعتی صارفین کو اوور بلنگ پر لیسکو نے پیپکو کی سفارشات پر ایکسین سمیت میٹر ریڈر تمام لوگوں کو معطل کر دیا. ہمیشہ یہ سننے میں آتا ہے کہ لوور طبقے کو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سمر ویکیشنز ہیں, یہ چھٹیاں ہوتی ہیں. اسی اخبار میں ساتھ ہی خبر لگی ہوئی ہے کہ ایک ایکسین معطل ہو گئے تھے اور ایس ٹی او وہ بحال ہو گئے. یہ سمر ویکیشنز ہیں. اب ونٹر یہ دیکھیے آپ کسی علاقے میں خاص طور پر جہاں پہ سیمی انڈسٹریل علاقہ ہے یا انڈسٹریل سبربز ہیں وہاں پہ, یا پھر وہاں ریزیڈینشیل ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, وہاں کا لائن سپرنٹینڈنٹ, لائن مین وغیرہ وغیرہ وہ چاہے 10 بار معطل ہو جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ان کی مشین چل رہی ہے پیسے بنانے کی. وہ مشین چلتی رہتی ہے, میٹر غلط لگے ہوتے ہیں, چوری بجلی ہو رہی ہوتی ہے, 1 میٹر سے 20 لوگوں کو 30 گھروں کو بجلی مہیا ہو رہی ہوتی ہے. LDA جب
किसी हाउसिंग सोसाइटी को रिजेक्ट कर देता है, अप्रूव नहीं करता, तो इन लाइनमैनों की, इन एक्सियंस की चांदी होती है भाई। सीधे सीधे तो बिजली लगानी है, मीटर लग गया तो मीटर के हिसाब से बिल आएगा। लेकिन अगर 1 मीटर पे 50 घरों को बिजली मुहैया करनी है तो फिर लाइनमैन की जेब में जाएगा ना, फिर एसडीओ की जेब में जाएगा, बोझ डलेगा और वो पैसे इनकी जेब जी में बिल्कुल। और ये देखिए कि किसी मजाफाती इलाके में आप चले जाएं, अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं है, वहां मजे हैं, अप्रूव्ड कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ मजे हैं, लाइनमैन से लेकर फिर ऊपर तक। यहाँ पर जो अप्रूव्ड सोसाइटीज हैं, जो अप्रूव्ड मीटर्स हैं, वहाँ पर भी यही हाल है। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए आप ओवर बिलिंग चार्ज कर देते हैं। ये तो कमर्शियल नहीं, लेकिन उसमें जो कमाई है ना, जो डायरेक्ट कमाई है, जो किटी में जाते हैं पैसे सीधे लाइनमैन से लेके एक्सियन और ऊपर तक, वो जाते हैं जहाँ पे इलीगैलिटी हो रही है। सही सही। उमर, उस इलीगैलिटी को छुपाने के लिए सब काम हमारे यहाँ पे कल्चर को उस प्रमोट करने की जरूरत है कि जब सस्पेंड कर दिया जाता है तो फिर इंक्वायरियां होती हैं। हम यहाँ पर अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं कि वोकेशन पीरियड आ जाता है, थोड़े अरसे के लिए इंक्वायरी, बहुत अच्छी बात एक्सियन मुअत्तल की है। आप देखें ना, फैक्ट्स भी देखें और जो फाइंडिंग्स आए, जो रिजल्ट्स आए, उस पर फिर एक्शन। यार मैं एक लाइनमैन को, मैं आपको लाइन सुपरिटेंडेंट थे, उसको मुअत्तल करवाया, रेड हैंडेड पकड़ाया मीटर चोरी करवाते हुए एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी को, ठीक है, मीडिया भी साथ था। अब वो लाइन सुपरिटेंडेंट हो गया, उसने कहा जी मेरा क्या बिगड़ेगा, ठीक है। वो बात कहाँ से चली, एक तो ये कि अफसरशाही के अंदर जो लेस्को की अफसर वहां तक पहुंची और उनके पांव जलना शुरू हो गए, और दूसरा जो यूनियन है, जो इनकी यूनियन है, उसके भी पांव जलना शुरू हो गए। और विद इन 3 मंथ शख्स थोड़ी इन्वॉल्व होता है, वो तो पूरी एक चेन और हायरार्की चल रही है। होती है, फिर एक दूसरे को बचाने के लिए सब आ जाते हैं। रिकॉर्ड से बात होती थी, वो कहता था कि जितने मैं डोनेशन देता हूँ इस यूनियन को, ये यूनियन कैसे मुझे इस तरह से रहने देगी, वो वापस लाएगी मुझे। ये हालात जो है वो एक्चुअली में बहुत एग्जिस्ट करते हैं इस सोसाइटी में, जिसको ठीक करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें किस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुजात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा। बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी,
दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियत से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन, उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज, देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को।
हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन, जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह बेहंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? सेहत रद्दी से सस्ती क्यों? क्या तालीम की अहमियत कुछ भी नहीं? जराइम की शरह में इजाफा क्यों? वालिए शहर को है शहर की परवाह कितनी है? हम पूछते रहे हैं, हम पूछते रहेंगे, सिर्फ सिटी 42 पर लाहौर की सब बातें। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। कैसा है नौकरशाही का निजाम? कहां तक चलती है सियासत? कहां तक होता है काम? किसका हो रहा है तबादला? किसकी हो रही है तरक्की? कौन करता है काम काम और बस काम? कौन करता है सिर्फ आराम? एक मुनफरिद प्रोग्राम, ब्यूरोक्रेसी की अंदर की बातें, नौकरी शाही का निजाम। देखिए प्रोग्राम नौकरशाही इतवार की सुबह 11:30 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, केरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार वेलकम बैक नाज़रीन। अब सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सेगमेंट्स में सबसे पहले आपको मोबाइल रेट्स बताएंगे कि क्यों मोबाइल मार्केट में किस प्राइस पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले है जी नॉयर X15 और मार्केट में अवेलेबल है ये 19,999 रुपीज़। क्यू मोबाइल नॉयर Z12 18,800 में। क्यू मोबाइल नॉयर Z9 प्लस 19,500 में और क्यू मोबाइल क्यू टैब X50 18,300 में। और अब सेल्स एंड प्रमोशंस की तरफ चलेंगे और देखेंगे कौन कौन से ब्रांड पर कितनी सेल लगी है, आपको बताएंगे बचत बाजार में। सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है कूगर और कूगर पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। और नेक्स्ट है जी रॉयल टैग। रॉयल टैग पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में ट्रिपल सैंडविच मेकर है जिसकी रिटेल प्राइस है 3,499, प्रमोशनल प्राइस है 2,790। आप 7 और 9 रुपीज बचा सकते हैं। और फिलिप्स ड्राई आयरन है 3,499 में, प्रमोशनल प्राइस है 2,890। 609 रुपए आप बचा सकते हैं। और अब सब्जियों और फलों की बात होगी। ओपन मार्केट का हम रुख करेंगे आज के भाव में। अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद है। अरसलान बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? कल 100 रुपया किलो में प्याज मिल रहे थे, टमाटर भी अभी तक सस्ता नहीं हुआ, आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त हम मक्का कॉलोनी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर शहरी मामूल के मुताबिक सब्जियों और फल की खरीदारी कर रहे हैं। कीमतों का जिक्र करने में तो सबसे पहले आलू है जी। सब्जियों में आलू की कीमत सरकारी नरखनामे के मुताबिक 36 रुपये से 38 रुपये फी किलो है। प्याज 67 रुपये से 69 रुपये फी किलो है। देसी लहसुन 114 रुपये से 120 रुपये फी किलो और टमाटर 85 रुपये से 90 रुपये फी किलो। बैंगन 28 रुपये से 30 रुपये फी किलो
और करेले 80 रुपये से 85 रुपये फ़ी किलो, मटर 166 रुपये से 172 रुपये फ़ी किलो। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि प्याज गुज़िश्ता रोज़ 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, तो मौजूदा दिन में भी सेम वही कंडीशन है, वही सूरत हाल है। प्याज महंगा हो चुका है, 100 रुपये फ़ी किलो में ही फ़रोख्त हो रहा है, शहरी इस पर परेशान है। टमाटर की जो कीमत है वो भी 120 रुपये 125 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगरचे सरकारी नरखनामों के मुताबिक इसकी कीमतें इसके बरक्स हैं। टमाटर इसमें 85 रुपये फ़ी किलो लिखा हुआ है और प्याज 67 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ये जो सरकारी नरखनामे हैं उससे तकरीबन 30 से 40 रुपये औसतन इससे फ़ी किलो में ज़ायद फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद इसमें हम फलों का जिक्र करते हैं। फलों में सबसे पहले सेब है जी, 120 रुपये से 126 रुपये फ़ी किलो है, और ग्रेप फ्रूट है जी फ़ी अदद 14 रुपये से 15 रुपये फ़ी किलो है। केला दर्जन अव्वल जो है इसमें दर्जे का वो है 60 रुपये से 64 रुपये, अमरूद 50 रुपये से 53 रुपये फ़ी किलो, अनार देसी। ठीक है अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। सब्जी मंडी से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे ज़ैनब शॉप पर। नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 310 रुपये में, और बीफ कीमा जो है वो है 588 रुपये में। मटन आपको मिलेगा 849 में, और मटन कीमा 894 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 104 रुपये किलो, और उसका बना हुआ गोश्त 151 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो रहू फिश है 349 में, और तिलापिया फिश है 199 में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 100 रुपये दर्जन, थोक से 98 रुपये, और गोरमे से 99 रुपये। और अभी आपको अहम खबर देंगे और बताएंगे लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया है। कामयाबी का तनासुब क्या रहा ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर उस्मान खान मौजूद है। उस्मान, बताइएगा, नताइज का ऐलान किया गया है, पार्ट 1 में कामयाबी का तनासुब कितना रहा? जी बिल्कुल, सीमल तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया है। पार्ट 1 में कामयाबी का तनासुब जो है वो 54% से ज्यादा रहा। 1,48,502 बच्चे इम्तिहानात में शरीक हुए। 81,396 तलबा और तालबात ने जो है वो इसमें कामयाबी हासिल की, जबकि प्री मेडिकल में 5,196 पास हुए, जबकि इम्तिहानात में 1,52,286 जो तलबा और तालबात थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी। और ये रिजल्ट जो है वो अब जो लाहौर बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जो है वो जारी भी कर दिया गया। तमाम जो उम्मीदवार थे वो लाहौर बोर्ड की जो वेबसाइट पर है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे और मूवी ट्रेलर भी दिखाएंगे बिग स्क्रीन में। ब्लेड रनर 2049 का आपको ट्रेलर दिखाते हैं। लेट्स हैव अ लुक किस तरह की ये मूवी है। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो
साइंस फिक्शन है, आई एम श्योर बहुत मजेदार बिग स्क्रीन पर लगेगी आपको। साथ ही साथ मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स भी बताते चलें तो सबसे पहले हमारे पास मूवी है बॉलीवुड की जुड़वा 2, 1:30 बजे लगी हुई है सिनेस्टार टाउनशिप में, 10 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में और यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर में लगी हुई है 1:45 बजे। माई लिटिल पोनी द मूवी सिनेस्टार टाउनशिप में लगी हुई है 3 बजे, 3 बजे रॉयल पाम ऑडिटोरियम में और 12:15 बजे यूनिवर्सल सिनेमाज लाहौर में। ब्लेड रनर 2049 2D मूवी सिनेस्टार ज़ेनवा मॉल में 2:30 बजे, वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में 9:15 बजे और यूनिवर्सल सिनेमाज लाहौर में 8 बजे। पंजाब नहीं जाऊंगी 5 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, 1:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में और 1:45 बजे यूनिवर्सल सिनेमाज लाहौर में। और इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद आप अबूजर मौसम से हेडलाइंस जान सकेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। हैं बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सुओ मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुजात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा। बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। सीनियर वकील रऊफ ठाकुर के कत्ल के खिलाफ वकला की जुज़वी हड़ताल। वकला सिर्फ अहम नवियत के केसेस में अदालतों में पेश, सालीन को मुश्किलात। हाई कोर्ट में पुलिस अफसरान की सीनियरिटी का केस। एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट अजहर हमीद खोखर अदालत पहुंच गए। जस्टिस शुजात अली खान, ताहिर वहीद और आबिद की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। हाई कोर्ट में मियानी कब्रिस्तान कब्जा केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद अदालत पेश। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने दरखास्त पर समाअत की। रेस्क्यू 1122 मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। एम्बुलेंस सर्विस का इजरा पंजाब के 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में होगा। मोटर बाइक सर्विस से ग्रास रूट लेवल पर शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। ज़हनी सेहत के आलमी दिन के मौके पर मेंटल अस्पताल में वॉक का एहतमाम। सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफी की खुसूसी शिरकत। और अवारी होटल में इंटरनेशनल चॉकलेट ब्रांड मैग्नम के ज़ेर एहतमाम मैग्नम पार्टी 2017 का इनेकाद। मॉडल्स की रैंप वॉक और मीशा शफी के गानों ने खूब समा बांधा। गुलकार अदाकार अली जफर, HSY, नेहा अली, मियां यूसुफ सलाहुद्दीन की शिरकत। हेडलाइंस अपने जानिए। अभी आपको बताएंगे कैनेडियन सफीर की कैनेडियन कौंसलेट आमद। कैनेडियन कौंसलेट के अमले ने पेरी जॉन कॉलरोड का इस्तकबाल किया है। आपको बताएंगे कैनेडियन सफीर ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। कैनेडियन सफीर पेरी जॉन कॉलरोड की कैनेडियन कौंसलेट आमद, इसकी तफसील हम जानेंगे शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, कैनेडियन सफीर पेरी जॉन कॉलरोड की कैनेडियन कौंसलेट आमद हुई। कैनेडियन कौंसलेट के अमले ने पेरी जॉन कॉलरोड का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जो कैनेडियन सफीर थे उन्होंने कैनेडियन कौंसलेट के अमले से मुख्तलिफ अमूर से बात की, जिसमें पाकिस्तान और कनाडा के रिलेशन थे और उसके अलावा भी दूसरे मौजूद बहस है। इसके बाद कैनेडियन सफीर यहाँ के कौंसलेट से चले गए। जी आपका शुक्रिया शाहरुख, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर हाई कोर्ट में पुलिस अफसरान के इस्तिस्ना केस की समाअत के हवाले से आपको बताएंगे। अदालत का अफसरान को सीनियरिटी का असर नौ जायजा लेने की हिदायत। जस्टिस शुजात अली खान ने ताहिर वहीद और आबिद पहलवान की दरखास्तों पर समाअत की है। आपको बताएंगे अदालत ने अफसरान को सीनियरिटी का असर नौ जायजा लेने की हिदायत की है। हाई कोर्ट में आपको बताएं पुलिस अफसरान के इस्तिस्ना केस की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस शुजात अली खान ने ताहिर वहीद और आबिद पहलवान की दरखास्तों पर समाअत की और अहकामात जारी किए गए, हिदायत जारी की गई। अदालत ने अफसरान को सीनियरिटी का असर नौ जायजा लेने की हिदायत की है। आपको बताएंगे हाई कोर्ट से पुलिस अफसरान के इस्तिस्ना केस की समाअत हुई है। जस्टिस शुजात अली खान ने ताहिर वहीद और आबिद पहलवान की दरखास्तों पर समाअत की। उधर MCL मुलाजमीन की मुस्तकिली और तनख्वाहों की अदायगी के केस के हवाले से आपको बताएंगे। हाई कोर्ट ने मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी और 1 माह में मुस्तकिल करने का हुक्म जारी किया है। लॉर्ड मेयर को दरखास्त गुजारों को मुस्तकिल करने का फैसला 1 माह में करने का हुक्म भी जारी किया गया। इसके साथ साथ आपको बताएंगे दरखास्त गुजारों की जानिब से ताहिर खान एडवोकेट पेश हुए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने अनीसुर रहमान समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की है और ताहिर खान एडवोकेट का कहना था कई मुलाजमीन को मुस्तकिल दरखास्त गुजारों को नजरअंदाज किया गया है, जिस पर अदालत ने अहकामात दिए। अब आपको बताएंगे रेस्क्यू 1122 मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से। तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हैं। एम्बुलेंस सर्विस का इजरा आपको बताएं पंजाब के 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में होगा। रेस्क्यू 1122 मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया जा रहा है। उसकी इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल है। मलिक उस्मान से मजीद जानते हैं। जी मलिक उस्मान, बताइएगा तैयारियां मुकम्मल है, क्या तफसील आपके पास?
जी बिल्कुल, LOS पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 मोटर बाइक सर्विस जो एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ किया जा रही है, इसकी आज इब्तिदाई तकलीफ है जिसमें तकरीबन पंजाब मियां मोहम्मद शबाशी आएंगे और इसके इफ्तिताह बाकायदा तौर पर किया जाएगा। उसकी तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तिदाई तौर पर ये एम्बुलेंस सर्विस पंजाब के 9 डिवीजन हेडक्वार्टर से शुरू की जाएगी और रेस्क्यू मोटर बाइक सर्विस 900 मोटर बाइक पर मुश्किल है जहाँ से इसकी सर्विस का इफ्तिताह किया जाएगा। और ये पंजाब के 9 अजलाएँ जिसमें से लाहौर से 300 मोटरसाइकिल, जबकि रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में 100 डिवीजन से मोटरसाइकिल तकसीम की जाएंगी, जबकि जो बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल, DG खानपुर, जिनको 50 मोटर बाइक मिलेंगी। इसकी तमाम तर सर्विस मुकम्मल कर ली गई। मोटर बाइक सर्विस से ग्राफ टू लेवल की जो शहरी जहाँ पे रेस्क्यू एम्बुलेंस का जाना गुजर था वहाँ पे रेस्क्यू 112 की मोटरसाइकिल पहुँच जाएगी जहाँ पे शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। और इस मोटरसाइकिल सर्विस के अंदर जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर, लाइफ सेविंग मेडिसिन, फर्स्ट एड की ग्लूको, एमरजेंसी सिलेंडर के अलावा दीगर तमाम सहूलियात भी रखी गई हैं जैसे जो कि रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस सर्विस में मौजूद होती थी। और इसके जी शुक्रिया आपका मलिक उस्मान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, हाईकोर्ट में सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान को नोटिस जारी किया है और इसके साथ साथ जवाब भी तलब किया है। आपको बताएंगे, हाईकोर्ट में सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत के केस के हवाले से अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान को नोटिस जारी किया। इसकी तफसील क्या है जानेंगे मियां दाऊद से। जी मियां दाऊद। जी, लाहौर हाई कोर्ट की मिसेस जस्टिस आयशा मलिक के रूबरू सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसमें इन्हें नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। अदालत के रूबरू ये दरख्वास्त जो है एक बरतानवी नजात पाकिस्तानी इमरान बट की तरफ से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दरख्वास्तदार का नाम जो है वो सियासी मुखालफत की बुनियाद के ऊपर और सियासी बुनियादों की बुनियाद के ऊपर जो है ECL में शामिल किया गया है। और ECL के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया था कि वो ECL में नाम डालने के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त के ऊपर फैसला करें, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस दरख्वास्त पर अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किए हैं और उनसे तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर 2 हफ्तों में जवाब तलब किया है। मियां दाऊद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आप हमें आगाह कर रहे थे। हाईकोर्ट से खबर देंगे आपको बताएं, नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने के केस में अदालत ने SHO डिफेंस से 6 नवंबर को दोबारा जवाब तलब किया है। इसकी भी तफसील जानेंगे हम मियां दाऊद से ही। जी मियां दाऊद, बताइएगा। अहमद नईम के रूबरू डिफेंस के रहायशी जवाद अहमद ने ये दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज करने की इब्तिदा की गई है। इस दरख्वास्त में अदालत ने SHO डिफेंस से तहरीरी तौर पर रिपोर्ट और जवाब जो है वो तलब कर रखा था, लेकिन SHO डिफेंस की तरफ से आज कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिस पर अदालत ने SHO डिफेंस को दोबारा 6 नवंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त पर समाज जो है वो 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि नवाज शरीफ ने अदलिया और कौमी सलामती के अदारों के खिलाफ जो है वो तकारीर की और नवाज शरीफ का ये इक़दाम जो है वो बगावत के ज़िम्मे में आता है, लिहाजा नवाज शरीफ के खिलाफ इंदराज मुकदमा का हुक्म दिया जाए। जी शुक्रिया मियां दाऊद, आप हमें आगाह कर रहे थे। और भी आपको बताएंगे, CTO रायजाज अहमद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि आपने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और आज आपको ना सिर्फ यहाँ ट्रेनिंग मुकम्मल करने के हवाले से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे बल्कि लाइसेंसेस भी दिए जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको इन तमाम जो ख़वातीन हज़रात का बाकायदा टेस्ट लिया गया और इसमें जो आखिरी टेस्ट हुआ उसमें जो हमारी ये कंपनीज़ हैं ये भी हमारे साथ थी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इन्होंने भी इनकी जो अफादियत को तस्लीम किया। तो मैं एक शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन टेप्टा का, इनकी पूरी टीम का, कि इन्होंने सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर को ये मौका फराहम किया कि हम इनके साथ मिल के शहर के सड़कों पे वो ड्राइवर्स ला सकें जो ट्रेंड हों, जो बाशऊर हों, जो इंसानी जान की अहमियत को जानते हों और जो सड़कों पे ट्रैफिक कवायद पे अमल करें। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ, टेप्टा के पूरी टीम का। और चेयरमैन साहब का विजन ही था कि ख़वातीन की CTO रायजाज अहमद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए सिटी 42 बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड।
सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दादा गुजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुजात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 542। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डॉक्टर अहमद बिलाल मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, एक्साइज की भी बात होगी कि किस तरीके से शहर भर में आजकल बहुत एक्टिव नजर आ रही हैं एक्साइज की टीमें, जहां पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों को रजिस्टर्ड किया जाए, उनकी नंबर प्लेट्स जो हैं वो नमूना हो और साथ ही साथ टोकन टैक्स क्लियर किया जाए। दूसरी जानिब लग्जरी टैक्स की अगर हम बात करें तो उस हवाले से भी बहुत से सवाल जहन में आते हैं, तो टैक्सेशन की भी बात होगी और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल के हवाले से भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बिस्मिल्लाह जी, अपने ख्यालात के इजहार का आपने मुझे मौका दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। जब से डिपार्टमेंट थोड़ा एक्सपेंड हुआ, पहले सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन था, अब नारकोटिक्स कंट्रोल भी आ गया, तो जाहिर है उसकी डोमेन थोड़ी बढ़ गई है, चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। जी इस तरह से नहीं है, बेसिक बुनियादी तौर पे ये तो 100 साल से ज़्यादा बड़ा फंक्शन है एक्साइज का, ज़्यादा पुराना नारकोटिक्स कंट्रोल का, और इस फंक्शन में एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के फंक्शन में आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला गया। तो अब 18वीं तरमीम के बाद 2013 के बाद ये फंक्शन एंटायरली प्रोविंसेस को दे दिया गया। तो अब सारे सूबों में इस महकमे का नाम एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया। तो ये एक पुराना फंक्शन है जो आपकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी आला कारकर्दगी है उसकी। वो फोर्स जो है वो बैनुल अक़वामी और बैनुल सूबाई नारकोटिक्स कंट्रोल करती है। सूबों के अंदर उसकी लीडरशिप हमारे पास, हमारे साथ मुकम्मल तौर पे तावन पुलिस का है और फिर हम भी करते हैं। अब हम उसका एक पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं। उस सेटअप के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करके इस फंक्शन में अपनी
पूरी सलाहियत बुरे कार लाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, सूबे भर में चूंकि हम नारकोटिक्स के लिए ही बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगी, एक तो उसके पूरा एक सेटअप जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उसके लिए ऐसी खबरें भी आ रही थी कि थाने बनाए जा रहे हैं, अपने फोर्स बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। वो क्या इकदाम हैं आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे वासा में 6 सब इंजीनियर्स के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जहांगीर अब्बास की खिदमत डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन के स्पुर्द कर दी गई है और किन किन के तकर्रो तबादले हुए हैं ये जानेंगे। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अपनी वासा ने 6 सब इंजीनियर के तकर्र वाले के अहकाम जारी कर दिए। इस तकर्री की मुंतज़ी थे और डायरेक्टर ड्रेनेज खत्म होने के बाद इनकी तैनातियां होनी थी। इसी तरह जहांगीर के तबादला गुलबर्ग टाउन में किया गया है, इमरान का तबादला भी गुलबर्ग टाउन में कर दिया गया है और इसी तरह जैगम का तबादला जो है वो इलामा इकबाल टाउन में कर दिया गया। जाहिद हुसैन को भी इसके साथ इलामा इकबाल टाउन के स्पुर्द कर दी गई है। नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ STO गार्डन टाउन का इजाफी चार्ज राशिद चौधरी को दे दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब, साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, और नारकोटिक्स कंट्रोल पर हम बात कर रहे थे। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी उसको कंट्रोल करने के लिए सूबे भर में क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, उसके लिए मुनासिब मनसूबा साजी की स्टेज है। अभी हमने काबीना से डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल की पोस्ट मंजूर करवाई, काबीना से हमने उनके स्टाफ की पोजीशंस मंजूर करवाई हैं और जैसे जैसे वो चीज़ें फंक्शनल हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हम इसको आगे चलाएंगे। हमने मनसूबा साजी की है कि 4 जगह पे नारकोटिक्स कंट्रोल के थाने बनाने का, एक मुल्तान रीजन, एक लाहौर रीजन, एक रावलपिंडी, एक मियांवाली। लेकिन उसमें हम जी थोड़े से मुहतात हैं कि हमारी जो चेक पोस्टें दूर दराज पहाड़ों में और सूबे की बाउंड्री वो मिसयूज़ ना हो, वो कोई करप्शन का ज़रिया ना बन जाए। तो हम पहले एक मुकम्मल मनसूबा साजी करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको एक्टिवेट करेंगे। अच्छा। उसके अलावा हमें महकमा दाखिला से असला भी चाहिए, क्योंकि जब आप मनशियात के स्मगलर्स के साथ को कंट्रोल करेंगे तो मुठभेड़ भी होगी। तो उम्मीद है मुझे कि अगले बजट से पहले हम एक्टिव हो जाएंगे। बिलाल साहब, इसमें क्या सिर्फ अहमद साहब बड़े बड़े ग्रोह शामिल होंगे या जो छोटे छोटे लेवल पर जो मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ करते हैं, जो छोटे लेवल पर भी मंशियात फरोश करते हैं, फराहम करते हैं, फ़रोख्त करते हैं, क्या वो भी इसी चीज़ के अंडर कंट्रोल आएंगे? खुदा करे कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि हम गली गली बाजार बाजार में जाके नारकोटिक्स कंट्रोल में एक्टिवेट हो सकें। उसके लिए हमें बहुत फोर्स और बड़े तजर्बे की ज़रूरत होगी। शायद फ़िलहाल हम पुलिस के तावन के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस का हमें मुकम्मल तावन है। वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन जो है वो साथ साथ चल रही होती है। प्रिवेंशन के ऊपर कभी काम किया गया इस हवाले से कि इसको रोकना कैसे है या इसकी इस्लाह के लिए क्या क्या इकदाम किए जाएं? हम सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, मीटिंग्स करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि नारकोटिक्स की हेल्थ डायमेंशंस हैं, नारकोटिक्स की सोशोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, बहुत सारे, और फिर इसकी ज़ाहिर है क्राइम है तो कल्पेबिलिटी भी इन्वॉल्व है। तो हम जो मीटिंगें करते हैं उसमें हम सोशल वर्क वालों को लाते हैं। एक आदमी अगर मनशियात में इन्वॉल्व है या एक औरत, तो जो ही उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई, जो ही वो अपने माहौल में वापस गया, वो दोबारा शुरू कर देता है। तो इसके लिए वेस्ट में आपको तो पता होगा कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। रिहेबिलिटेशन का भी एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्योंकि वसाइल की कमी है। महकमा सेहत से हम चाह रहे हैं कि हर अस्पताल में हमें 10-10 बिस्तर मिल जाएं। अच्छा। मनशियात के मरीजों के लिए। अब पब्लिक सेक्टर में मेडिकल सर्विसेज पे पॉपुलेशन का प्रेशर इतना है कि उनके लिए हमें ये बिस्तर एलोकेट करना दुश्वार है। उनके साथ हमारी मीटिंगें चल रही हैं। एक हमारा बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि मनशियात के कंट्रोल के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में क्लिनिक बने हुए हैं वो मरीजों को मिसयूज़ करते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं। सही। तो हमारी ये भी ख्वाहिश है कि उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो। तो उसके लिए हमें कसीरुल जहती सेमिनार्स की ज़रूरत है।
ताकि हम अपनी डायरेक्शन तय कर सकें एक ही दफ़ा और फिर उसे फॉलो कर सकें। बिल्कुल सही। वो प्रोसेस जारी है। हमारे जो सूबाई वज़ीर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल हैं मियाँ मुजतबा शजाउर रहमान, उनका ये खसूसी फोकस है। वो वॉक्स पे खुद जाते हैं, सेमिनार्स की खुद सदारत करते हैं ताकि नारकोटिक्स कंट्रोल में हम अपनी सिमत का तयन कर सकें। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस फैलाना और इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और जब सेमिनार्स होते हैं, वॉक्स का अहतमाम होता है, तो वो खुद ब खुद तवज्जो जो है वो उस तरफ आ जाती है और लोग उस बारे में बात करते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी होता है किसी भी सोसाइटी की इस्लाह के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल डे मनाते हैं, मेरे तमाम दफातर जो हैं रीजनल, वो बाकायदा उस दिन डिबेटिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, वॉक्स होती हैं और डिस्प्ले होता है। सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि हॉट स्पॉट कौन सा है, वो लाहौर है, पिंडी है, या इस तरह के बड़े जितने भी शहर हैं, आप क्या कहेंगे नारकोटिक्स के हवाले से अभी तक हॉट स्पॉट? जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ ये बीमारी ज्यादा है, लेकिन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो उस पर ज़्यादा जो है वो फोकस भी किया जाता होगा डेफिनेटली। आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ी एक्साइज के हवाले से भी बात करेंगे। आजकल शहर में बहुत नाके लगाए जा रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से। गैर नमूना नंबर प्लेट की सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो अब तब्दील हो जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है और जब ही वो मुकम्मल होगा उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट का बहुत अहम किरदार है। तो कैसे मेक श्योर किया जा रहा है कि गैर नमूना नंबर प्लेट्स को रिप्लेस किया जा सके रजिस्टर्ड वन से? देखिए, परसेंटेज बहुत बड़ी है। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जिनके कारोबार हैं ये प्लेटें बनानी, अब उनको यकलख्त हम बंद नहीं कर सकते। कानून हमने मंजूर करा लिया, सज़ा मंजूर करवा ली, गलत प्लेट इस्तेमाल करने के बारे में भी सज़ा मंजूर हो गई काबीना से और हुकूमत से, और हमने गलत प्लेट बनाने के खिलाफ सख्त सज़ा मंजूर की। लेकिन आप ये सोचिए कि सैकड़ों के हिसाब से एक शहर में बैठे हुए हैं गलत नंबर प्लेट बनाने वाले, उनको आप इस तरह तो नहीं पनिश नहीं कर सकते। हमने पहले उनके खिलाफ वहाँ पे उनके जो इश्तहारात थे वो हटाए, उसके बाद फिर उनको हमने वार्निंग्स की स्लिप्स इशू की। अल्लाह का शुक्र है वो कम हो गए, बल्कि तकरीबन ख़त्म हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन 40% जो नंबर प्लेट्स हैं वो बगैर नमूने के हैं। अब आप हर आदमी को पकड़ के कैसे सजा देंगे? लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, आप अगर रोड पे खड़े हैं, साल से मेरी अर्ज सुने, आप अगर रोड पे खड़े हैं और उधर से 200 गाड़ी गुजरी है, 200 में से 80 गाड़ियों की नंबर प्लेट नमूने के बगैर है, तो फिर आप कैसे सबको सजा दे सकती हैं? इतनी तो आपके पास वसाइल ही नहीं है। तो अब हम ये कैंपेन चला रहे हैं, परसेंटेज में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। गैर नमूना शुदा नंबर प्लेट्स गवर्नमेंट की सारी बदल गई। गवर्नमेंट में अब कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो कि गैर नमूना शुदा नंबर प्लेट इस्तेमाल करे। जनरल पब्लिक में भी रोज़ बरोज़ हम नाके लगा के हम क्या करते हैं, उनको सजा भी नहीं देते हैं, हम नंबर प्लेट जो गैर नमूना शुदा होती है उखाड़ के फेंक देते हैं। सही, वो नंबर प्लेट उतार ली जाती है। अब ऐसा हमारे ऊपर भी प्रेशर बहुत है। बेशुमार लोग लाखों के हिसाब से नंबर प्लेट लेके ही नहीं गए हमसे। लेकिन वो डिलीवर करना भी तो, वो डिलीवर करना भी तो एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। वो डिलीवरी प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से ये सारा डिले हुआ। वो नंबर प्लेटों के हजूम लगे हुए इस कमरे जितने बड़े, लोग लेने नहीं आए। हमारा जो डीलिंग, हमारी जो डिलीवरिंग एजेंसी है उसके साथ जो हमारा ताल्लुक है, प्रॉब्लम ये है कि आपका रूरल एरिया बहुत बड़ा है। वो आके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लाहौर में या मुल्तान में या फैसला, वो जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो अपना एड्रेस नहीं देते हैं, एड्रेस होता ही नहीं है। आप जरा बात समझे कि मिसाल के तौर पे अगर खुडियाँ है तो वो महल्ला के मोहम्मद अजीज खुडियाँ लिख के चला जाएगा, खुडियाँ में मोहम्मद अजीज जो है वो 40 हैं, किसके पास पहुँचाएँ प्लेट? तो इसके ऊपर खुसूसी मुहिम की है पिछले साल, मियाँ मुजतबा शजाउर रहमान ने मीटिंगें की हैं। अल्लाह का शुक्र है अब ये एक तो जो नई प्लेट्स हैं एड्रेस कंप्लीट लिखा जाता है, 100% डिलीवर हो रही हैं। जो पुरानी है पुरानी पड़ी हुई है उनको भी हमने मोर और लेस कवर कर दिया है। अब बेशुमार लोग जो हैं वो ट्रेसेबल नहीं है।
ठीक। अदरवाइज लेकिन अगर इस तरह से इतनी तेजी से ये प्रोजेक्ट आगे चल रहा है तो फिर वो परसेंटेज में भी उतनी तेजी से ही कमी आनी चाहिए। इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगी। आपने DVRS सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया, रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी मैं बात करूंगी कि अभी भी बहुत सी गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं शहर भर में, टोकन टैक्स अदा नहीं किया हुआ गाड़ियां वो भी फिर रही हैं। तो और कल एक कंप्लेन, एक सर्वे हमारे रिपोर्टर ने किया जिसके मुताबिक ये था कि लोग पंजाब में रजिस्टर्ड कराने की बजाय बाकी सूबों में जाकर रजिस्टर्ड करा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वहां पर तरीकेकार आसान है और फीस कम है। इस पर आप क्या कहेंगे, जरूर आपसे जानेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सेक्शन डॉक्टर अहमद बिलाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे नंबर प्लेट्स के हवाले से। सेक्रेटरी साहब, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और परसेंटेज बहुत हद तक कम हुई है, लेकिन अगर ये इसी रफ्तार से परसेंटेज कम होती गई और सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें ई चालानिंग भी करनी है और उसमें फिर अगर डिटेक्ट नहीं हो सकेंगी गाड़ियाँ तो वो प्रोजेक्ट उस तरह से कामयाब नहीं हो सकेगा। देखिए, प्रोजेक्ट तो अब शुरू हुआ है ना, हम अपने नमूने की नंबर प्लेट तो 2006 से चला रहे हैं, तो अभी थोड़ा उन्हें एडजस्ट करना चाहिए हमारी प्लेट के साथ, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ हम भी एडजस्ट कर रहे हैं, प्लेटों का नया डिज़ाइन बना रहे हैं, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन जारी है। उनके पास स्पेशलाइज्ड पर्सनस हैं जो नंबर प्लेटों पे तहकीक कर रहे हैं हमारे साथ, और इंटरनेशनल एग्जांपल्स को भी हम फॉलो कर रहे हैं। सही। एक तो बात वो है, वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो ही वो बन जाएगी उसके साथ ही वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जो 2006 से लाखों के हिसाब से प्लेटें ऑलरेडी तकसीम हो चुकी हैं, मोटरसाइकिलों की, रिक्शाओं की, गाड़ियों की,
उन प्लेटों के लिए उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो उसको कैप्चर कर सकें अपने कैमरों में इनिशियली जी। क्योंकि देखें 2006 से लेकर अब तक अभी आप जो इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं नंबर प्लेट, वो अभी तक नहीं हुई है, अभी भी गैर नमूना नंबर प्लेट्स चल रही हैं। अब अगर नहीं आ जाएंगी, जो साइज में तब्दील होगा, डिजाइन भी उसका तब्दील होगा, उसको राइज करने में फिर ऑब्वियसली एक रिक्वायर्ड टाइम तो चाहिए होगा। टाइम भी चाहिए। दूसरी एक और बात है ना, एक प्लेट जो आपने ऑफिशियली इशू कर दी है 2006 में, हो सकता है वो गाड़ी 30 साल चले, वो 2036 में जाके कहीं जाया हो। सो उस दोनों तरफ से नई प्लेट का भी डिजाइन हो रहा है, पुरानी के साथ भी वो एडजस्टमेंट बना रहे हैं सेफ सिटी वाले। तो वो कोई पॉसिबिलिटी निकल रही है। दूसरी जो बात है ना, वो आप जहन में रखें कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी अब शायद पंजाब में नहीं है। कहीं किसी ने कोई दरिया के किनारे बांधी हो तो और बात है, शहरों में नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और इतनी सख्त सजाएं हैं जी, उसी वक्त वो गाड़ी जो है वो इम्पाउंड हो जाती है, बंदा गिरफ्तार हो जाता है। तो वो तो आप अपने जहन से निकाल दें। अब ये बैटल है कि कब तक हम लोगों को इस चीज़ पे मजबूर करें कि वो सरकारी तौर पे अलॉटेड नंबर प्लेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। जो लोग नई मांग रहे हैं फौरी उनको डिलीवरी हम देते हैं। सही, यानी कि ऑन डिमांड भी काम किया जा रहा है और बाय फोर्स भी लोगों को पाबंद बनाया जा रहा है। आप ये सोचिए कि कई हजार मोटरसाइकिलें और गाड़ियां हर रोज लाहौर में अकेले रजिस्टर होती हैं। अच्छा, तो वो कई हजार को हम नंबर एक दिन में डिलीवर करते हैं। सही, एफिशिएंसी, ऑब्वियसली वर्क एफिशिएंसी भी बेहतर हुई है। और एक और चीज जो क्रेडिट में आपको देना चाहूंगी कि बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाती है। सड़क पर नहीं देखा जाता कि वो गाड़ी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की है, वो गाड़ी किसी मीडिया पर्सन की है या जिसकी भी है, कोई लिहाज और इम्तियाज जो है वो उसमें नहीं बरता जाता। और आप सोचे एक अनापरस्त मुआशरे में ये कितना बड़ा खतरा है। किस किस कैटेगरी का आदमी अपने आप को क्या क्या समझ के बैठा हुआ है। किस से जो है वो आपको डरा के रखा जाता है और वो फिर डरना अगर उसके बावजूद अगर बिला इम्तियाज कार्रवाई हो तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन शहरी क्यों डर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने से? किस चीज से? रजिस्ट्रेशन कराने से। दूसरे सूबों में जाकर रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है। नहीं, वो एक कैटेगरी है, वो कैटेगरी है लग्जरी कार्स की। हमारा ये ख्याल था, वज़ीर आला साहब का, ये गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि लग्जरी जो कार्स हैं, जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, उन पे टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, वो इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं वो इस्लामाबाद चली जाती हैं। इस्लामाबाद में टैक्स कम है। इस्लामाबाद को जो कानून है वो ये है कि जिसकी इस्लामाबाद की वो ना हो, रिहाइश शनाख्ती कार्ड ना हो, उसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती। अच्छा, अब जो मिली भगत से ये होता है, आप अपना शनाख्ती कार्ड ले गई हैं, आपके कार्ड की बैक के ऊपर किसी इस्लामाबाद वाली खातून का नाम और एड्रेस पेस्ट हो जाएगा। आप जब कार्ड दिखाएंगे आप इस्लामाबाद की शहरी बन गई। तो उस जरिए से वो गाड़ियाँ तो रजिस्टर होती हैं, तो फेक हो रही है ना, इसी वजह से तो हमें नुकसान हो रहा है ना। लेकिन ये बात ये भी आप जहन में रखें कि पंजाब गाड़ी की आज भी वैल्यू ज़्यादा है लाहौर में रजिस्टर होने वाली गाड़ी की। तो वो उसके ऊपर अभी रिव्यू चल रहा है। लेकिन लोग उस बारे में कम सोचते हैं। लोग कहते हैं इनिशियली जो पैसे देने हैं वो शायद हमें कम देने पड़े। तो इस बारे में हुकूमत कुछ सोच रही है कि लग्जरी टैक्स थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे अगर शहरियों को? परसेंटेज और रिव्यू देख रहे हैं। हमने सीएम साहब को दरख्वास्त की थी, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा इसको स्टडी कर लो इकोनोमेट्रिकली कि कितने % गाड़ियां तुम्हारी गई हैं, क्या वाकई नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। वो हम स्टडी करके वज़ीर आला साहब को दोबारा भेजेंगे। सही, उसके बाद जो है वो फाइनल डिसीजन सामने आएगा। बिल्कुल सही। डीवीआरएस का क्या रिस्पांस आ रहा है? डीवीआरएस अच्छा चल रहा है। ये बड़ा इनकलाबी कदम था कि आपने प्राइवेट कंपनियों को सर्विस डिलीवरी में गवर्नमेंट का शरीके कार बना लिया। बिल्कुल सही। तो डीवीआरएस के हमारे, अब मुझे सही तादाद नहीं मालूम, तमाम पंजाब में डीलर्स हैं और हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्में, उन्होंने एक कॉन्डुई, एक वाया मीडिया बनाया हुआ था, ये जो एजेंट्स वगैरह हैं, और वो बड़े मामूली से पैसों में उनका काम जल्दी करा के भिजवा देते थे। तो बहुत सारे लोग जो उनके साथ कंफर्टेबल हैं वो डीवीआरएस के पास नहीं जाते। जब गाड़ी आप खरीदते हैं शोरूम से, डीवीआरएस वाले शोरूम से, और बड़े बड़े शोरूम्स हैं उसमें, वो कहता है जी मैं गाड़ी आपकी रजिस्टर कर देता हूँ,
آپ یقین کیجئے کافی لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں کاغذ کہ نہیں جی ہمارا ایجنٹ کرا دے گا. بالکل صحیح. تو وہ آسانی تو ظاہر ہے شہریوں کو بھی مل رہی ہے اور ڈیلرز کے لیے بھی آسانی ہے. سیکرٹری صاحب یہیں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن دوسری جانب ناظرین آپ کو بتائیں گے ریسکیو 1122 میں ایمبولینس موٹر سائیکل سروس کی افتتاحی تقریب ہے اور اس وقت وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف پہنچ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق بھی اسٹیج پر موجود ہیں. ناظرین اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف موجود ہیں ریسکیو 1122 جہاں پر موٹر سائیکل ایمبولینس سروس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کی جانب سے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید. تقریب کے آغاز میں قومی ترانہ پیش کیا جا رہا ہے. معزز مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. پاس دیا, یہ آپ کی کامیابی ہے. تو یہ ان چند کوسوں میں سے ہے. میں بہت بریفلی, کافی ٹائم ہم کسی اور دن اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے, کیونکہ آج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے جو میرے اس سے پہلے جن اسٹوڈنٹس نے بات کی, بہت اچھی بات کی. میری بہن نے, میں نام بھول رہا ہوں, اور دونوں بھائیوں نے, دونوں بہنوں نے, مقصد اس کورس کا. جی ناظرین, ایک جانب وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہے ریسکیو 1122 ہیڈ کوارٹرز جہاں پر افتتاحی تقریب کیا گیا ہے, تو دوسری جانب چیئرمین ٹیفٹا عرفان کیسر اس وقت خطاب کر رہے تھے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جن سے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر احمد بلال. اور ڈاکٹر صاحب ٹائم میرے پاس کم رہ گیا چونکہ ہمیں بریکنگز بھی دینی ہوتی ہے, لائیو بھی دکھانا ہوتا ہے, لیکن ان دی اینڈ میں ایک چیز کے حوالے سے اور ضرور بات کروں گی کہ اس ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک اور بڑا مشکل کام ہے, وہ ہے ٹیکس کلیکشن. اور ٹیکسیشن کا جب بھی بات آتی ہے تو ٹیکس لگانا اور لوگوں سے پیسے جو ہے وہ اس طرح سے ان پر لاگو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لگژری ٹیکس کے اوپر کافی پرابلمز آ رہی ہیں, لوگ سٹے آرڈرز لے آتے ہیں, کورٹس میں چلے جاتے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نام نہیں لیتا لیکن بعض ڈپارٹمنٹس میں 22 یا 24% کی ٹیکس کلیکشن ہے. ایکسائز 100% ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. ریونیو کلیکشن میں یہ ایک بڑا ٹیکنیکلی ایڈوانس ڈپارٹمنٹ ہے. لگژری ٹیکس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو لوگ 2 کنال یا اس سے بڑے گھر ابھی بنا رہے ہیں جن کی مالیت کروڑوں میں ہے, ان سے جو معاشرے میں ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے, ان پہ جو ایکسٹرا وسائل یوز ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک دفعہ ان سے ٹیکس لے لیا جائے. اچھا, اس کے خلاف لوگ رٹ لے کے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. لوگوں کا وہاں پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ملٹیپلسٹی آف ٹیکسز ہے. آپ ایک جانب پرائیویٹ پراپرٹی ٹیکس بھی لے رہے ہیں, آپ یہ دوسرا ٹیکس کیوں لے رہے ہیں؟ سو عدالت میں ان کے ساتھ ہماری چل رہی ہے. پچھلے مرحلے میں ہم جیت گئے تھے, ہمارے ایڈوکیٹ تھے خواجہ حارث. اس مرحلے میں ابھی پھر سٹے آرڈر کسی نے لے لیا ہے, لیکن ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. صحیح, اور ٹیکس کلیکشن میں مدد بھی ملتی ہے چونکہ آپ نے کہا کہ 100% اگر ریونیو جنریٹ کر رہا ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ تو میرے خیال سے ان کی کارکردگی جو ہے وہ خود بخود ریزلٹس کے ساتھ نظر آتی ہے. جی آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں 20 سے 26 ارب پہ ہم آ گئے. حکومت نے ہمیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے دیا, حکومت نے کسی ٹیکس کا ریٹ نہیں بڑھانے دیا ہمیں. ہمارے پاس کوئی نئی مین پاور نہیں آئی. یہ تو پھر بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے 20 سے ہم 26 پہ چلے گئے, اور اس دفعہ ہمیں وزیر خزانہ نے 32 ارب کا ٹارگٹ دیا ہے, اور پہلے 2 مہینوں میں ہم نے 28% ٹارگٹ اچیو کر لیا. That's good. So we are fighting tooth and nail. And I really hope کہ اسی رفتار کے ساتھ یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا رہے اور آپ اسی طرح سے اچیومنٹس حاصل کرتے رہیں, کیونکہ آپ لوگ اچیومنٹس حاصل کریں گے تو وہ ان ریٹرن عوام کو ہی فیسلٹیز اور سہولیات جو ہیں وہ میسر آئیں گی. بہت شکریہ سیکرٹری صاحب آپ کی تشریف آوری کا, اینڈ گڈ لک فار آل دا پروجیکٹس. کام بہت زیادہ ہیں لیکن اگر منظم طریقے سے کیے جائیں تو وہ ہینڈل بھی ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर से स्टूडियो में। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया आगाही मुहिम के हवाले से, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आसिफ हमीद भट्ट साहब और आसमा आसिफ साहिबा। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो थैलेसीमिया की अवेयरनेस को फैला रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैलती जा रही है। लोगों में अवेयरनेस है लेकिन लोग उस पर एक्ट नहीं करते, और अगर एक्ट करना चाहते हैं तो अवेयरनेस नहीं है। ये दोनों चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। कैसे इस चीज़ पर लड़ रहे हैं और असल में थैलेसीमिया बीमारी है क्या, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैलेसीमिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं और सबको पता है, जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून लगता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। आप इसकी अवेयरनेस किस तरह से फैला रहे हैं? हम तकरीबन 2012 में हमने एक कैंपेन स्टार्ट की थी, थैलेसीमिया आगाही प्रोग्राम। तो उसमें हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया, हमने यूथ को एजुकेट करना शुरू किया। उसमें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में हमने ये कैंपेन स्टार्ट की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये 5 साल में हम 200 के करीब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ कंपनीज़ में जो है ये थैलेसीमिया के आगाही प्रोग्राम कर चुके हैं। और तकरीबन ये 1.5 से 2 लाख लोग जो हैं जिनको हम आगाही दे चुके हैं। और इसके अलावा ये कर रहे हैं हम कि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, क्योंकि इनकी वेडिंग एज करीब होती है, तो इनका एट द स्पॉट हमारा एक लेक्चर सेशन होता है 45 मिनट का, विद प्रेजेंटेशन। हम दिखाते हैं कि विजुअल इफेक्ट से कि थैलेसीमिया क्या है, और जिस घर में ये बच्चा पैदा हो जाता है थैलेसीमिया का, कितनी मुश्किलात और कितने क्राइसिस से वो फैमिलीज गुजरती हैं। सारी जिंदगी बच्चे के लिए एक जिस्मानी अजियत है और वालदैन के लिए रूहानी और माली परेशानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। सो अस्मा जी, आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि कॉलेज और स्कूल्स में जाकर, स्कूल्स खास तौर पर, कॉलेजेस खास तौर पर और यूनिवर्सिटीज़ जहां जाकर लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो क्या वहीं पर फिर जिस तरह के आपके सेंटर्स भी हैं जो डायग्नोज करते हैं थैलेसीमिया को, तो क्या उनके टेस्ट वगैरह भी वहीं पर होते हैं? किस तरह से उसको लेकर चला जाता है? जी हाँ, कुछ इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम होते हैं कि हम एक 45 मिनट की प्रैक्टिस होती है हमारी, जिसमें मुकम्मल आगाही देते हैं। आपको पता होगा कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज़ है कि जिसमें बच्चे का अपना खून नहीं बनता, और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि प्रिक हो जाने से, गलत इंतकाल खून से, या एक दूसरे के कपड़े पहनने से, या किसी मच्छर के काटने से हो जाए, बल्कि ये इनहेरिटेड डिजीज़ है। ये वो जीन्स हैं जो हमें पेरेंट्स से वर्से में मिलते हैं। और ये थैलेसीमिया की 2 टाइप्स हैं, एक थैलेसीमिया माइनर है और एक थैलेसीमिया मेजर। मेजर तो वो बच्चा हुआ कि जिसकी बॉडी के अंदर ये जीन्स मौजूद होते हैं और उसको हर 10 दिन के बाद एक खून की बोतल दरकार होती है। मगर माइनर्स वो लोग होते हैं, या माइनर या कैरियर हम जिन्हें कहते हैं, ये वो लोग होते हैं कि जिनकी बॉडी में ये जीन्स खामोशी से बैठे होते हैं। उन्होंने सारी उम्र पता नहीं चलता, पता एक मखसूस टेस्ट के जरिए पता चलता है जिसे HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, या उस वक्त पता चलता है जब एक कैरियर की दूसरे कैरियर से शादी हो जाती है और वो बाइस बनता है एक थैलेसीमिया मेजर की पैदाइश का। तो हम चाहते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि अगर 2 माइनर्स की आपस में शादी हुई है तो उनका जो भी बच्चा होगा वो मेजर थैलेसीमिया होगा? जी, इसमें रेशो कुछ यूँ होती है कि जब 2 कैरियर आपस में शादी करते हैं, मेल और फीमेल दोनों में जब ये जीन्स पाए जाते हैं, तो 25% चांस होता है कि बेबी जो है वो नॉर्मल होगा, और 50% चांस होता है कि बेबी जो है वो, यानी कि मेजर थैलेसीमिया बेबी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आसिफ साहब, क्या अवेयरनेस फैलाई जा रही है, किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है? देखिए, ये टेस्ट जो है, अगर किसी को आगाही के बगैर अगर कहा जाए कि ये आप टेस्ट करवा लें, तो कोई भी नहीं करवाएगा, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो, फ्री भी कर रहे हैं हम टेस्ट। मगर जब एक लेक्चर सेशन होता है, जब कंप्लीट अवेयरनेस दे दी जाती है, तो फिर लोगों को पता चलता है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, और हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनको महफूज रखने के लिए ये एक टेस्ट है। बल्कि हम कहते हैं कि ये एक टेस्ट है, थैलेसीमिया का जो टेस्ट है, ये आपकी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनका भी हाल बता देता है, और आपके जो दादा दादी, नाना नानी हैं, उनकी भी बता देता है कि उनमें ये जीन्स मौजूद तो नहीं थे। अगर आप में मौजूद नहीं तो जाहिर है बड़ों में भी नहीं थे, और आप आपके आइंदा आने वाली नस्लों में भी मौजूद नहीं होंगे ये जीन्स, अगर आप में नहीं है। तो क्या आप ऑन द स्पॉट वो ब्लड सैंपल्स लेके उनको टेस्ट के हवाले से जो है वो बता देते थे कि उसमें है या नहीं है? अच्छा, ये एक बहुत मुश्किल बीमारी है, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि घर वालों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि हर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद बच्चे को लेकर जाना पड़ता है। मैं खुद जानती हूँ, मेरे मामू की बेटी है जो मेजर थैलेसीमिया है, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सो इलाज इसका क्या है, इस हवाले से आप क्या अवेयरनेस देते हैं? इलाज इसका ये है कि थैलेसीमिया का एक इलाज है, मगर बहुत ही कॉस्टली है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और वो भी अगर लंदन या इटली से आप कराएं तो 60 to 70 लाख एक बच्चे का एक्सपेंस है। मगर हम कहते हैं कि अब देखें कि लाहौर की एक फैमिली है, वो उसके वालिद रिक्शा ड्राइवर और 3 बच्चे थैलेसीमिया मेजर है। अब वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इतना महंगा इलाज? तो उसका एक हल है कि इन बच्चों को प्रॉपर टाइम पे, वक्त पे इनको जो है हर 15 से 20 दिन के बाद सही खून मिले, जो स्क्रीन ब्लड हो। ऐसा ना हो कि अब ऐसा भी वाक़या देखने में आ रहे हैं कि थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं, उनको ऐसे ब्लड मिला है कि जिसके वजह से उनको हेपेटाइटिस सी भी साथ हो गया।
अनस्क्रीन ब्लड मिला है, स्क्रीन ब्लड इनको प्रॉपर टाइम पे मिले। और दूसरा ये है कि इनको आयरन चिलेशन की अद्वियात, इनकी बॉडी में अक्सर इन बच्चों की जो डेथ है वो आयरन ओवरलोड से होती है, इनकी बॉडी में आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है कि जो बॉडी से आयरन को एलिमिनेट करने के लिए अब मेडिसिन ऐसी आ गई हैं कि जिसकी वजह से ये अब बच्चे एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर की जा सकती है। अस्मा जी, ये इसमें आप भी समझती हैं कि सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है जब आप खास तौर पर ये कहते हैं कि कजन्स की शादी करानी है उससे पहले टेस्ट करा लो, तो ये एक बहुत टैबू समझा जाता है और लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो कहते हैं अल्लाह की मर्जी होगी देखी जाएगी, इस तरह के जवाब भी आते हैं। तो इस पर आप किस तरह कन्विंस करते हैं लोगों को? जी हाँ, इस तरह के जवाबात हमें, बल्कि इस तरह की बहुत सारे मसाइब का हमें सामना करना पड़ता है, मगर हमने इन्हीं हकाइक में देखा कि बाद अज़ां वही फैमिलीज इस मर्ज में मुब्तला हमें नजर आती हैं कि जिनको हम एक दफ़ा गाइड कर रहे थे, बल्कि ये वाक़या भी है कि हमारे सरकार के उन्होंने अपने दोस्त का एक कैरियर था उनके यहाँ, उन्हें गाइड किया कि जी आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह की मर्जी है देखा जाएगा। इंग्लैंड में उनकी शादी हो गई, बाद अज़ा जब उनका बेबी होने वाला था तो उन्होंने टेस्ट करवाया और पता चला कि बेबी तो आने वाला थैलेसीमिया मेजर का है, और फिर वो सर पकड़ के रोए और उन्होंने कहा कि वाकई आप सही कहते थे कि हमें अपना शादी से पहले टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कन्विंस करना पड़ता है। तो कितनी परसेंटेज है हमारी सोसाइटी में जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है? एक्सेप्ट तो आप देखें कि जो हमारे पढ़ा लिखा तबका है ना वो भी नहीं कर पाता। हमें 80% लोग ऐसे मिलते हैं कि जिन्हें हमें मुकम्मल कन्विंस करना पड़ता है वर्ल्ड थैलेसीमिया को समझाने के हवाले से, और एट दी स्पॉट टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि उस वक्त लोग जो है ना हॉस्पिटल तक जाके एक टेस्ट करवाना वो भी एक मुश्किल अमल समझा जाता है। इसलिए हमारी अवेयरनेस वैन है उसमें मुकम्मल आगाही है, वहाँ उसमें हमारी मशीनरी होती है, हमारी डॉक्टर्स की टीम होती है। हम लोग जहाँ भी सेशन करते हैं अपना, अभी हाल ही में हमने जहलम में एक गाँव है गोजरा, वहाँ पर हमने इसी तरह का एक सेशन किया और 500 लोगों को, गाँव के जो लोग थे उनके हमने थैलेसीमिया टेस्ट किए। तो देखिए 5 to 6% रेशो हम कहते हैं कि है पाकिस्तान में ना थैलेसीमिया कैरियर की, और हमें वहाँ 25 से 30 लोग जो हैं वो थैलेसीमिया कैरियर के मिले। अच्छा जी, एक गांव और फिर उससे बड़ा अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर ये थैलेसीमिया कैरियर है तो इनकी शादी किसी और थैलेसीमिया कैरियर से नहीं हो सकती, तो वो आप उसकी चांसेस जो मेजर थैलेसीमिया पेशेंट्स के हैं वो मिनिमम कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि रूरल एरियाज में ये आसिफ साहब ये चीज ज्यादा है जहाँ पर खानदान में ही शादी की जाती है, आपस में ही शादियां जो है वो निभाई जाती है, वहां पर कन्विंस करने की जरूरत शायद ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखें अब जो एवरेज एक हमारे यहाँ पे 5 to 6% रेशो है, जो जनरल एक रेशो है थैलेसीमिया कैरियर्स की, मगर जो फैमिली जिनमें ज़्यादातर कज़न मैरिज का रवाज है, जो फैमिली से आउट फैमिली बहुत कम शादियां करते हैं, उनमें बहुत सारी फैमिलीज हैं जैसे राजपूत हैं, पठान फैमिलीज हैं, मेमन हैं, जो नहीं बाहर करना कि जो ज़्यादातर अक्सर वो फैमिलीज में शादी करते हैं, कज़न मैरिज का ज़्यादा रवाज है, तो उनमें रेशो भी ज़्यादा है। अब उनमें तकरीबन 17% तक रेशो है। सही। सो यही अगर अवेयरनेस हो और टेस्ट करा लिया जाए शादी से पहले तो मेरे ख्याल से आपकी अपनी जिंदगी के लिए भी बेहतर होता है और आप जिस जिंदगी को जन्म देंगे उसके लिए भी बेहतर हो जाता है। तो खुदारा इस अवेयरनेस को समझें और इस चीज को अपने लिए बेहतर जानकर अपनाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे एंड गुड लक फॉर दिस कैंपेन। आई रियली होप कि आप इस कैंपेन को हमेशा इसी तरह से